मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद अमीन। और बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरर एंड अनसर्टेनिटी, द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 यानी मेजरमेंट्स। आज इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट जो है आपका बेटा टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद जो है इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। बेटा आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर एंड अनसर्टेनिटी, एरर एंड अनसर्टेनिटी। सबसे पहले बेटा एरर जो है वो क्या होती है? व्हेन वी से एरर, व्हाट डज इट मीन? इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड यानी जो एक्चुअल वैल्यू है एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एरर बोल देते हैं। अच्छा बेटा, जो हमारे पास कोई भी एरर है, ज़ाहिर एरर जो है वो डिफरेंस आ रहा है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो इसकी जो मेन रीजंस हैं एरर की वो क्या हो सकती हैं? उसमें है बेटा, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इन experience or negligence of a person. नंबर 2 मेन रीजन क्या हो सकती है? That may be inappropriate method of measurement. थर्ड जो है वो क्या मेन रीजन हो सकती है? फॉल्टी ऑपरेटर्स। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 3 मेन रीजन। या तो जो पर्सन रीडिंग ले रहा है, जो ऑब्जर्वर रीडिंग ले रहा है, वो जो है कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहा है या इनएक्सपीरियंस है, उसको वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना नहीं आता, तो हम कहेंगे कि उसमें एरर आएगी। इसी तरह से अगर वो मेथड ऑफ मेजरमेंट ही उसका ठीक नहीं है, इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तब भी उसमें जो है वो क्या आएगी? एरर आएगी। एंड लास्ट वन, फॉल्टी ऑपरेटर्स। ज़ाहिर अगर ऑपरेटर्स में ही एरर है तो डेफिनेटली जो है उसमें जो है वो एरर आएगी और स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो मैच नहीं करेंगी। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो बेटा जो याद रखना आपने, वो क्या है? एवरी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, हैव सम लिमिट ऑफ प्रिसीजन। हर इंस्ट्रूमेंट जो है दैट शुड हैव सम लिमिट ऑफ प्रिसीजन। व्हाट डज इट मीन? इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। प्रिसीजन हम कह रहे हैं लीस्ट काउंट को, या इसको इन अदर वर्ड्स आप कहते हो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, व्हाट डज इट मीन? इसमें बेटा हर इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहता है डेट हैव सम लिमिट ऑफ प्रिसीजन जो है। फॉर एग्जांपल इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास लेट्स से वर्नियर कैलिपर्स है, और वर्नियर कैलिपर जो है इसका लीस्ट काउंट जो है वो लेट्स से 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज, लेट्स से गेज हैव least count of 0.001 centimeter. What does it mean by least count? The minimum reading that can be measured by using any instrument जो उसको हम ना उसका क्या कह देते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। अब देखो जो वर्नियर कैलिपर है इसकी लिमिट ऑफ प्रिसीजन जो है वो कहाँ तक है? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अगर आप सेंटीमीटर में रीडिंग ले रहे हैं। जो स्क्रू गेज है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं यूजिंग स्क्रू गेज तो इसकी लिमिट ऑफ प्रिसीजन कहाँ तक है? अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अगर आप वर्नियर कैलिपर से 3rd डेसिमल प्लेस पे जाओगे तो उसमें एरर आएगी। अगर आप स्क्रू गेज में अप टू 4th डेसिमल प्लेस
मेजर करने की ट्राई करोगे तो उसमें भी एरर आएगी। इट मीन्स डैट कि एवरी इंस्ट्रूमेंट जो है लिमिट ऑफ प्रिसीजन, अगर हम उस लिमिट ऑफ प्रिसीजन को क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली जो है उसमें वो रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, अनसर्टन हो जाएगी। सो एरर सिंपल है, हम कहते हैं कि इसमें जो है वो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो क्या होती है, एरर, और ये इसकी जो है वो मेन रीजंस हैं। अनसर्टेनिटी की बात करें तो हमने कहा कि हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो चौंके प्रिसीजन जो है उसका जो लीस्ट काउंट है वो जो है वो क्या होता है, महदूद होता है। तो इसका मतलब जैसे वर्नियर कैलिपर है, सो ये 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है, तो थर्ड पे अनसर्टेनिटी लाजमी उसमें आएगी। स्क्रू गेज जो है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक सही से अगर मेजर कर रहा है तो फोर्थ पे जाके उसमें अनसर्टेनिटी जरूर आएगी। आई होप सो नो यू हैव क्लियर द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। अच्छा बेटा, फॉर एग्जांपल आपसे ना एक मल्टीपल चॉइस पूछा उसने, ये आ स्टूडेंट जो है मेजर्स a length जो है using meter rod having least count of 1 millimeter, then which of the following reading इज करेक्ट। अब सपोज करें कि इसमें ऑप्शंस गिवन हैं। ऑप्शन ए इज, लेट से जी उसमें कहा हुआ है आपको 1.52 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज 1.523 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 1.5 सेंटीमीटर एंड डेल्टा ऑप्शन जो है वो है लेट से 1.524 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, इसमें जो है इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो अब इसमें वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैंने कहा कि एवरी इंस्ट्रूमेंट हैव सम लिमिट ऑफ प्रिसीजन। आपको यहाँ लिमिट ऑफ प्रिसीजन उसकी बताई हुई है, यानी लीस्ट काउंट बताया हुआ है कितना है, 1 मिलीमीटर। अब अगर वो स्टूडेंट मेजर कर रहा है, उसने एक लेंथ मेजर की है, तो वो लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग करेक्ट होगी। अगर लीस्ट काउंट जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं है रीडिंग, तो जाहिर है उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो मस्ट होगी। अब देखो, एक चीज़ आपने ये करनी है कि आपने ऑप्शंस देखनी है। अब ऑप्शन में देखें कि सेंटीमीटर है, ऑप्शंस में सेंटीमीटर है, और जो लीस्ट काउंट है वो हमें किस में गिवन है, मिलीमीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे गिवन यूनिट में। तो 1 मिलीमीटर है, इसको अगर सेंटीमीटर में करोगे तो ये कितना बनेगा, 0.1 सेंटीमीटर। इट मीन्स डैट के जो आंसर है डेट शुड बी अप टू 1 डेसिमल प्लेस इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। तो अब देखो इसमें जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक है, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस तक है। तो करेक्ट आंसर शुड बी चार्ली। सो उसका आंसर जो है वो करेक्ट कहाँ तक माना जाएगा, अप टू 1 डेसिमल प्लेस अकॉर्डिंग टू द गिवन लीस्ट काउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट एरर एंड अनसर्टेनिटी। बेटा अब हम बात करेंगे जो मेन टाइप्स ऑफ एरर हैं वो कौन कौन सी हैं। अभी जो हमने पढ़ा था वो रीजंस ऑफ एरर थी, तो मेन टाइप्स में हम 2 टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक को हम बोलते हैं रैंडम एरर एंड अदर इज सिस्टमैटिक एरर। सबसे पहले रैंडम एरर। देखो बेटा, रैंडम एरर जो है इसको हम जो है वो अनअसाइनेबल एरर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, अनअसाइनेबल एरर। व्हाट इज रैंडम एरर? कहते हैं कि इफ अंडर द सेम कंडीशन जो है, इफ अ मेजरमेंट जो है गिव्स different values under the same conditions जो है conditions, तो this type of error जो है उसको हम क्या कह देते हैं, वो random error कहलाती है। अब देखो कि आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, अब अंडर द सेम कंडीशन जो है वो आपके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। पहली दफ़ा मेजर करते हो 1.51 आ रही है, दूसरी दफ़ा मेजर करते हो 1.52 आ रही है, एंड अप टू सो ऑन। सो इस तरह की जो एरर है उसको हम नाम क्या दे देते हैं,
रैंडम एरर। अब देखो कि ये जो है उसको वेरिएशन आ रही है मेजरमेंट में, और जो वेरिएशन है उसकी रीज़न क्या है, इसकी जो रीज़न है वो क्या होती है, अननोन। अब चूंकि रीज़न ही अननोन है इसीलिए इसको हम अनअसाइनेबल एरर बोलते हैं। अब रीज़न जो है मे बी जो है वो वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो अगर अब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर वेरी कर गया, वहाँ प्रेशर जो है वो चेंज हो गया, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो ज़ाहिर ऑब्जर्वर को तो नहीं पता ना, या ऑब्जर्वर अगर जो है वो मैन्युअली उसको नोट डाउन भी कर रहा है वेरिएशन इन प्रेशर को, टेम्परेचर को, इन तो कोई भी अदर रीज़न हो सकती है, या हो सकता है जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें टेम्परेचर की वजह से कुछ चेंज आ जाए। सो उसकी रीज़न जो कि अननोन होती है, इसीलिए इसको हम अनअसाइनेबल कहते हैं। और अंडर द सेम कंडीशन जो है अगर एक मेजरमेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रही है, वेरिएशन आ रही है, तो दैट इज़ नोन एज रैंडम एरर। और इसकी जो रेमेडी है जिसको हम करेक्शन भी बोलते हैं, वो क्या है, इट कैन रिड्यूस बाय टेकिंग एवरेज और मीन वैल्यू जो है वो लेकर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब है इसकी करेक्शन पॉसिबल नहीं है, हम जस्ट इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी रेमेडी पॉसिबल नहीं है, करेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अनअसाइनेबल एरर है, इसकी जो वेरिएशन है उसकी जो रीज़न है वो अननोन है। अगर रीज़न उसकी पता होती, एग्जैक्ट हम रीज़न पता हो, तो फिर हम उसको जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि रीज़न अननोन है इसलिए हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग एवरेज और मीन वैल्यू, बट इसकी करेक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो है बेटा उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, अब देखिए कि नाम से ही जाहिर है सिस्टमैटिक एरर जो है ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, और इसको जो है वो हम असाइनेबल एरर कहते हैं। अब असाइनेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी रीज़न नॉन है। अब जो रैंडम एरर है उसकी रीज़न अननोन थी, अब इसकी रीज़न जो है, अब क्योंकि ये ऐसी एरर है, ये किस वजह से होती है, ड्यू टू फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट की वजह से जो है जो एरर आती है उसको हम क्या कह रहे हैं, सिस्टमैटिक एरर। अब देखो बेटा इसमें फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, जीरो एरर हो सकती है, इसमें हो सकता है पुअर कैलिब्रेशन की वजह से जो है वो, अब पुअर कैलिब्रेशन भी हो सकता है कि वहाँ पर जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो मार्किंग होती है जो वैल्यूज़ की वही ठीक ना हो। सो ऐसी एरर जो है उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करनी है कि जो सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर जो होती है ये इफेक्ट करती है, इफेक्ट्स ऑल दी रीडिंग्स। चूंकि सिस्टम में ही, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, सो वो सारी की सारी जितनी भी आप रीडिंग्स हैं उनको इक्वली जो है वो क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। ज़ाहिर सपोज करें अगर ज़ीरो एरर है तो आप जो है जो भी मेजरमेंट लोगे उसमें वो ज़ीरो एरर जो है वो उसी रेशो से आएगी जिस रेशो से जो है ज़ीरो एरर जो है उस इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट है। सो इसकी रेमेडी जो है, इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, वी कैन करेक्ट, वहाँ हमने कहा था रिड्यूस कर सकते हैं, करेक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो ज़ाहिर एरर है और उसको हम जो है ना, अगर जीरो एरर है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव जीरो एरर है, तो हम जो फाइनल रीडिंग है उसमें उस एरर को माइनस कर देंगे, उसकी करेक्शन नेगेटिव जीरो एरर होगी। अगर जो है वो नेगेटिव जीरो एरर है, फाइनल रीडिंग में हम उसको ऐड करेंगे तो वो उसकी करेक्शन पॉजिटिव जीरो एरर होगी। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन करेक्ट जो है दी मेजरमेंट जो है, सिस्टमैटिक एरर जो है, इसीलिए इसको हम असाइनेबल कह रहे हैं, एरर बाय कंपेयरिंग जो है our faulty instrument जो है with a standard one, with a standard, किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन से जो है वो आंसर। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें जीरो एरर है, तो अगर हम उसको
स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो हम हमारे पास जो है वो ज़ीरो एरर आ जाएगी। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट ज़ाहिर है अगर उसमें सिस्टमेटिक एरर होगी तो वो या तो वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा मेजर कर रहा होगा या कम मेजर कर रहा होगा। अगर ज़्यादा मेजर कर रहा है तो वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, तो फाइनल रीडिंग से उसको माइनस करेंगे। अगर कम मेजर कर रहा है तो नेगेटिव ज़ीरो एरर है, जो आपकी फाइनल रीडिंग होगी उसको हम उसमें ऐड करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। बेटा वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी आपको जो है इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रिसीजन क्या होती है? जब हम बात करते हैं प्रिसीजन, सो हम कहते हैं जी a precise measurement is what? A precise measurement is what which have least precision, जिसकी प्रिसीजन कम से कम हो वो प्रिसाइज जो है मेजरमेंट कहलाती है। अब देखो ये जो प्रिसीजन है इसको डायरेक्ट हम ना लीस्ट काउंट भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जो है हम क्या रखते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जिस इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम से कम होगी उतनी रीडिंग जो है उसकी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे स्क्रू गेज micrometer screw gauge is more precise than vernier calipers। वर्नियर कैलिपर्स से ज़्यादा प्रिसाइज होगा। क्यों? क्योंकि देखें लेट से ये जो सेंटीमीटर में हम रीडिंग ले रहे हैं तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट अगर 0.001 सेंटीमीटर है और वर्नियर कैलिपर का जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट है वो कम किसका है? वो स्क्रू गेज का है। तो ये हमें ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देगा। ये अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग दे रहा है, ये हमें जो है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक रीडिंग दे रहा है। तो प्रिसीजन क्या होती है? जिसमें हम कहते हैं जी कि जो हमारे पास जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम हो उतना हम उसको कहते हैं कि वो ज़्यादा प्रिसाइज है। सिमिलरली जो बेटा हमारे पास एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी, अच्छा इसमें जो है हमारे पास एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी बेटा क्या होती है? हम कहते हैं कि एक्यूरेसी हम कहते हैं एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज व्हाट? एक्यूरेट मेजरमेंट इज व्हाट which have least absolute uncertainty को जो है यहाँ पर हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक ही बात है, अनसर्टेनिटी। अब ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हो? बड़ा ही सिंपल है। हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगर कैलकुलेट करनी है, हम क्या करते हैं? जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रीडिंग ले रहे हैं यानी उसका जो लीस्ट काउंट होगा उसको आप डिवाइड कर देते हो किसके साथ? मेजर्ड वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक लेंथ मेजर करते हैं और लेंथ है 2.50 सेंटीमीटर और आपने यूज़ किया है वर्नियर कैलिपर, तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगर आपने बतानी है वो कितनी है, तो आप जो है वो 0.01 यानी कि ये जो लीस्ट काउंट है इसको डिवाइड कर देंगे 2.50 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? 100। सो वेरी सिंपल। प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होती है? जिसका लीस्ट काउंट कम से कम होता है। एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होती है? जिसकी कम से कम क्या आएगी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम से कम आएगी। अच्छा बेटा ये तो है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। थ्योरेटिकली कैसे देखते हैं? जो हमारे पास प्रिसीजन होती है, प्रिसीजन जो है बेटा इसको हम कहते हैं द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विद ईच अदर। वैल्यूज जो आएंगी विद ईच अदर
और जो हमारे पास एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी, उसको हम कहते हैं द क्लोजनेस ऑफ जो मेजर्ड वैल्यू है, जो हमारे पास आंसर आया है, वैल्यू विद एक्चुअल यानी कि स्टैंडर्ड के साथ जो है उसकी क्लोजनेस। फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास ना ये एक टारगेट था और स्टूडेंट जो है इस टारगेट को लेट से हिट करते हैं। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। सपोज करें बेटा स्टूडेंट ए जो है उसका कुछ रिजल्ट यूं है, उसने टारगेट किया तो उसके जो टारगेट्स हैं वो कुछ यूं जाके हिट होते हैं। स्टूडेंट जो बी है उसका लेट से रिजल्ट आता है, स्टूडेंट बी जो है वो जो है टारगेट करता है, उसका जो है वो लेट से कि यहाँ पर इस तरह से टारगेट्स लगते हैं। ये लेट से स्टूडेंट बी का रिजल्ट है। स्टूडेंट सी जो है वो टारगेट करता है तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो यूं आते हैं। अब हम कहेंगे कि ये जो स्टूडेंट ए है, अगर आप गौर करें तो इसके जो सारे डॉट्स हैं वो आपस में क्लोज है, क्लोजनेस है। तो हम कहेंगे कि इसकी जो फाइनल इसका जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। जबकि बी वाला जो है अगर आप देखें तो इसके जो डॉट्स हैं वो दूर दूर भी हैं और एक्चुअल टारगेट से भी दूर है। इसका मतलब है ये ना तो प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट, ना इसमें एक्यूरेसी है ना ही इसमें प्रिसीजन है। जबकि सी वाले का देखें तो वो टारगेट के ऊपर भी है और आपस में भी क्लोजनेस है। हम कहेंगे कि ये इसका जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है। इन मेजरिंग वैल्यूज है एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल हमने ना लेंथ मेजर करनी थी, तो एक्चुअल लेंथ थी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज एक्चुअल लेंथ। अब स्टूडेंट ए जो है उसका डेटा जो है हम देखते हैं, स्टूडेंट बी का डेटा हम देखते हैं, स्टूडेंट सी का डेटा हम देखते हैं। अब स्टूडेंट ए जो है लेट्स से कि वो मेजर करता है वैल्यूज और उसका आंसर जो है उसके आंसर आ रहे हैं 1.40, 1.41 सेंटीमीटर, 1.42 सेंटीमीटर, 1.41 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट ए के जो है वो आंसर्स आ रहे हैं। सिमिलरली जब स्टूडेंट बी मेजर करता है इसको विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स सपोज, तो उसके आंसर्स लेट से आ रहे हैं 1.50 सेंटीमीटर, 1.40 सेंटीमीटर, 1.65 सेंटीमीटर, 1.70 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट जो है वो बी का रिजल्ट हमारे पास आया है। स्टूडेंट सी सपोज करें वो यहाँ पर वैल्यूज लेता है, उसके आंसर आ रहे हैं 1.99 सेंटीमीटर, 2.00 सेंटीमीटर, 1.98 सेंटीमीटर, 1.97 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट सी का रिजल्ट है। तो देखो अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो प्रिसीजन हम किसको बोलते हैं, द क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज विद ईच अदर। जबकि एक्यूरेसी हम कह रहे होते हैं द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विद द एक्चुअल वैल्यू। तो अब देखो एक्चुअल वैल्यू क्या थी 2 सेंटीमीटर। अगर ए की बात करें स्टूडेंट की तो उसकी वैल्यू उसके जो रिजल्ट है आपस में तो क्लोज है लेकिन टारगेट से दूर है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये प्रिसाइज तो है, इसमें प्रिसीजन तो है बट एक्यूरेट नहीं है। तो ये प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट, उसकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं है। अब अगर दूसरे की बात करें बी के रिजल्ट की, तो इसकी जो क्लोजनेस आपस में भी नहीं है और एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि अगर हम देखें तो ये नॉट प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज भी नहीं है एंड नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट भी नहीं है। अब जबकि थर्ड वाले के डेटा के ऊपर गौर करें तो ये बेटा अगर आप देखो तो एक्चुअल वैल्यू के पास भी है 1.992 भी मैच कर गया, 1.98, 1.97 और आपस में भी क्लोजनेस है। तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है, इसका डेटा प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। सो इसमें बेटा कोई क्वेश्चन आ जाए आपको इस तरह से टेबल देके पूछा जाए कि एक्चुअल वैल्यू भी आपको बताइए और आपको कहा जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है
डेटा जो है मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट एक्यूरेट या लेस प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। दोनों तरह से उन्हें बता दिया है, मैथमेटिकली भी प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, एक्यूरेसी का, और इसी तरह से थ्योरेटिकली भी आपको क्लियर कर दिया कि प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। बट अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब देखो लेट्स से इस यूनिट से जो है वो 2 मल्टीपल चॉइस जो है वो पूछे जाएंगे। उसमें से जो एक है वो एरर एंड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड जो है वो आने के चांस होते हैं, और उसमें से टॉपिक कौन सा है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी in the final measurement, बेटा इसके ना हमें रूल सीखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है, और हमें जो है वो असेस करना होगा टोटल अनसर्टेनिटी को कि वो फाइनल मेजरमेंट में कितनी है। अच्छा बेटा, इसमें जो है वो सबसे पहला रूल जो है, रूल नंबर 1, रूल वाइज चलेंगे ताकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो साथ साथ में आपको गाइड भी करता जाऊंगा। तो रूल नंबर 1 जो है वो क्या है, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रूल नंबर 1 जो है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इसमें जो बेटा रूल है, इसमें हमेशा याद रखना है, रूल ये है कि सिंपल अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इसमें हम कहते हैं सिंपल अनसर्टेनिटीज आर एडेड। सिंपल अनसर्टेनिटी को ना हम ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। सिंपल अनसर्टेनिटी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से कि हमारे पास दो लेंस हैं, एक x1 है, x1 इज 2.50 प्लस एंड माइनस, लेट्स से इसमें अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर। सो इस लेंथ के साथ जो एसोसिएटेड एरर है वो है 0.1 सेंटीमीटर। लेट्स से हम एक और रीडिंग लेते हैं x2, लेट्स से इट इज 1.20 प्लस एंड माइनस, इसके साथ जो एसोसिएटेड एरर है लेट्स से इट इज 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब रूल क्या है, रूल ये है कि आप जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल जो है वो क्या है बेटा, कि अगर आप इन दोनों को लेंस को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन बोथ केसेस, मतलब आप x1 प्लस एंड माइनस x2 करें, जो भी आंसर आएगा, अगर आप ऐड करते हो तो ये 3.70 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हो 1.30 आ जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी आंसर आएगा उसके साथ एसोसिएटेड एरर क्या है कि जो इसके साथ सिंपल अनसर्टेनिटीज हैं उन्होंने ऐड हो जाना। इट मीन्स कि यहाँ पर जो आंसर के साथ एरर आएगी वो 0.3 सेंटीमीटर आएगी। सो फर्स्ट रूल जो है बेटा बड़ा ही सिंपल है कि जो एडिशन है, जो सब्ट्रैक्शन है, इसमें रूल क्या होता है कि सिंपल अनसर्टेनिटीज जो है उनको ऐड कर दिया जाता है। सिंपल अनसर्टेनिटीज जो एसोसिएट हैं कर रही हैं आपकी क्वांटिटी के साथ, फॉर एग्जांपल दो लेंस आपने मेजर की हैं, इसमें जो एरर है अगर 0.1 है, दूसरे में एरर 0.2 है, आपने सिंपल उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर हमें परसेंटेज में गिवन है तो हमने पहले उसको सिंपल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ऐड कर देना है, तो फाइनल जो आपका आंसर होगा उसके साथ एसोसिएटेड एरर आ जाएगी। सेकंड रूल जो है, रूल नंबर 2 जो है, ज्यादातर बेटा आंसर जो है रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 जो है उसको कंबाइन करके आते हैं, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। रूल नंबर 2 जो है बेटा वो क्या है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनमें क्या रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस वाले में मैंने कहा था सिंपल अनसर्टेनिटीज ऐड होती है, सिंपल अनसर्टेनिटी। इस वाले में जो है याद रखना बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती है, उसमें सिंपल थी, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट से कि जी इसमें वो कहता है जी कि इन मेजरिंग द रेजिस्टेंस जो है परसेंटेज एरर लेट से वो कह रहा है 2% है, इन मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो है परसेंटेज एरर 3% है, तो ये बताएं कि जब करंट मेजर करेंगे तो उसमें कितने परसेंट एरर होगी। सपोज करें ये क्वेश्चन है,
अब देखो कि हमें पता है कि करंट जो अब हम मेजर करते हैं तो करंट जो है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर। तो अब देखो यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवीजन में क्या रूल है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों में रूल एक ही है। क्या रूल है, अब जो परसेंटेज एरर इन मेजरिंग करंट जो है वो क्या होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो कौन सी एरर ऐड होती है, परसेंटेज एरर। सो यहाँ पर परसेंटेज एरर इन द पोटेंशियल डिफरेंस प्लस हम कहेंगे परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस, दोनों को ऐड करेंगे। इसका मतलब है जो करंट में परसेंटेज एरर होगी वो कितने परसेंट आएगी, इन दोनों को ऐड करने से 3 + 2 जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, 5%। सो इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जो है वो याद ये रखना है हमें कि जो क्या ऐड होती हैं, परसेंटेज एरर जो है उनको ऐड करना है, सिंपल अनसर्टेनिटीज को ऐड नहीं करना। अब देखो कभी कभी हमें एरर जो है वो हमें गिवन होगी परसेंटेज में, तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। कभी कभी एरर हमें जो है वो सिंपल दी होगी, तो सिंपल अनसर्टेनिटी दी होगी तो उसको हम पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो है उसको ऐड करेंगे, तो यू विल गेट द आंसर। तो ये किसके लिए रूल है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए रूल है। थर्ड रूल जो है, रूल नंबर जो 3 है बेटा, वो है फॉर पावर फैक्टर। फॉर पावर फैक्टर, अब पावर फैक्टर के लिए बेटा रूल क्या है, पावर फैक्टर जो है वो हम कहते हैं कि इसमें रूल के अकॉर्डिंग जो है पावर फैक्टर जो है इज मल्टीप्लाइड विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसमें पावर फैक्टर जो है उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें बुक की एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं फॉर एग्जांपल इन मेजरिंग द रेडियस जो है एरर अगर 2% है तो देन ये बताएं जो है वॉल्यूम जब मेजर करेंगे आप स्फीयर जो है उसमें कितने % एरर होगी। अब देखो कि हमारे पास लेट से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो होता है 4/3 πr³। अब यहाँ पर देखो बेटा पावर फैक्टर जो है वो क्या है, 3, ये 3 पावर फैक्टर है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमने इस पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड वी विल गेट द आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जो परसेंटेज एरर जो है अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में होगी इन द स्फीयर जो है वो क्या होगी, आपने पावर फैक्टर को वेरी जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रेडियस की अनसर्टेनिटी 2% हमें बताई हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वॉल्यूम मेजर कर लोगे तो उसके आंसर में कितने % अनसर्टेनिटी आएगी, 6% अनसर्टेनिटी आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 जो है इन दोनों को मिला के पूछे जाते हैं। अक्सर जो क्वेश्चन आएगा उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाए। बेटा कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी आएंगे, जैसे कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने कहा जो रूल नंबर 2 है और रूल नंबर 3 से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाएगा इफ इन मेजरिंग द मास एंड वेलोसिटी जो है ऑफ ए बॉडी एरर is 2% and 3% respectively, then percentage uncertainty in measuring let's say वो कहता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या फिर कह सकता है मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, इस तरह के बेटा क्वेश्चन अब दोनों देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो हमें उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी जब मेजर करेंगे तो उसमें कितने % एरर आएगी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होता है, 1/2 mv²। अच्छा बेटा यहाँ रूल जो है दोनों यूज होंगे, पावर फैक्टर वाला रूल भी और रूल नंबर 2 भी। अब देखो यहाँ जो है वो ये तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसमें तो एरर नहीं आएगी, तो परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, अब मास और वेलोसिटी आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनकी जो अनसर्टेनिटीज हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है उन्होंने ऐड होना है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मास प्लस
परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, क्योंकि मैथ्स और वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन चूंकि वेलोसिटी के ऊपर पावर फैक्टर है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एज पर रूल। सो रूल वही है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमने क्या करनी है, जो है ऐड करनी है, और जो पावर फैक्टर होता है उसको हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि ये 2 सिर्फ वेलोसिटी के साथ था इसलिए उसको इससे मल्टीप्लाई किया है। तो चूंकि मैथ्स में वो कह रहा है 2% है, वेलोसिटी में 3% है, तो मैं 2% प्लस 3% इंटू 2%, तो टोटल आंसर जो है वो आपका कितना हो जाएगा बेटा 8%। सिमिलरली अगर यही वो कह रहा है मोमेंटम में, अब क्योंकि हमारे पास मोमेंटम होता है m मल्टीप्लाई बाय v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मोमेंटम में जो परसेंटेज एरर आएगी वो, अब जो कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, परसेंटेज एरर इन द मास प्लस परसेंटेज एरर इन द वेलोसिटी, सिंपल जो है आंसर जो है 2% प्लस 3%, आंसर वुड बी 5%। 5% इज द आंसर। अच्छा बेटा अब देखें कि हम जो ये तो है सिंपल लेवल पे क्वेश्चन जिसमें रूल नंबर 2 यूज होगा और रूल नंबर 3 यूज होगा। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें परसेंटेज एरर डायरेक्टली गिवन नहीं होती, वो हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ती है। वो कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि एक हमें रिलेशन गिवन है z इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। अब इसमें कहता है कि देन परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ z क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, हमें पता है कि ये जो x और y आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी जो परसेंटेज एरर्स हैं उन्होंने आपस में क्या होना है, ऐड हो जाना है। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ z वुड बी इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय इट्स एक्चुअल वैल्यू। ऐसे ही हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं ना जी। और प्लस जो है इसमें बेटा आपके जो है या इसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें, ये आपकी परसेंटेज एरर आ गई किसमें, x में। प्लस इसी तरह से वेरिएशन है इन द सेकंड क्वांटिटी y डिवाइडेड बाय इट्स मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100%। या इसको यूं भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ z वुड बी इक्वल टू वेरिएशन इन x ओवर x प्लस जो है वेरिएशन y ओवर ओरिजिनल वैल्यू y और मल्टीप्लाई बाय, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें फॉर द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। सो समटाइम्स हमें जो है वो जैसे यहाँ पर डायरेक्टली परसेंटेज एरर्स गिवन है तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर परसेंटेज एरर्स डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें वैल्यू गिवन है कि दी चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 10 प्लस एंड माइनस 0.2 कहता है, उसके साथ एसोसिएट एरर है। जो टाइम है उसमें 5 प्लस एंड माइनस 0.1 एसोसिएट एरर है। ये बताएं एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसमें कितने परसेंटेज एरर होगी। अब इस वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इट मीन्स डैट कि जो परसेंटेज जो एरर इन द एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, वेरिएशन इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू प्लस वेरिएशन इन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 100%। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। जो एरर हमें कह रहा है वेलोसिटी में वो कितनी है 0.2, डिवाइड जो है करेंगे इसको किसके साथ, 10 के साथ, और प्लस जो है टाइम जो है वेरिएशन इन टाइम जो है वो कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो कितना है 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100%। सो आप सेपरेट भी इनको इनकी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करके उसको ऐड कर सकते हो, या इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बेटा आपके पास जो है वो अब ये 0.2 है तो आपका जो है ये 0.4 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 0.2 0.02 इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो ये टोटल जो है बेटा कितना हो जाएगा 0.04% मल्टीप्लाई बाय, जो कि आप 100 कर रहे हो उसको, तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, यानी आपके पास आंसर आएगा 4%। सो एक्सेलरेशन जब आप मेजर करोगे उसमें बेटा कितने परसेंट एरर आएगी,
4% एरर आएगी। सो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो सेकंड और थर्ड रूल से रिलेटेड जब आएंगे, जिसमें हमें जो है डायरेक्टली अगर परसेंटेज वैल्यूज गिवन है तो हमने उस पर रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर लेना है। या फिर आपको अगर परसेंटेज एरर फाइंड करनी है और परसेंटेज में वैल्यूज नहीं गिवन, तो फिर आपने उसको पहले परसेंटेज उसकी कैलकुलेट करनी है एरर, उसके बाद उनको ऐड कर लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल दिया, आप सेपरेट भी कर सकते हो। पहले आप परसेंटेज एरर जो है वो वेलोसिटी के लिए निकाल लें, फिर आप टाइम के लिए निकाल लें, दोनों इसकी भी 2% आएगी, इसकी भी 2% आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर वुड भी 4%, या डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब बेटा टाइम मेजरिंग जो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अनसर्टेनिटी जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, उसको डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। व्हाट डज इट मीन, अब जरा गौर करना यहाँ से कि अगर लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच जितना कम से कम रखेंगे उतनी अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा उसमें कम होगी। इसी तरह से जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा देंगे उतनी अनसर्टेनिटी कम होगी। इट मीन्स दैट यहाँ से आप कह सकते हो कि अनसर्टेनिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं। जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा रखोगे उतनी अनसर्टेनिटी कम से कम होगी, एंड अनसर्टेनिटी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट, स्टॉप वॉच। तो बेटा यही वजह थी कि जब आप ना सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड मेजर कर रहे होते थे, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक मोर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा रखते थे उतनी अनसर्टेनिटी जो है वो आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और जितना हम लीस्ट काउंट कम से कम स्टॉप वॉच का यूज़ करेंगे उतनी अनसर्टेनिटी डेफिनेटली कम होगी। सो याद रखना है कि अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या होती है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन के इक्वल होती है। बेटा दैट्स ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1। अपने